संसाधन शक्ति संसाधन में जैसे कि सनी है, एक लड़का है, किस तरह ये दिन की जो शुरुआत है उसमें जो आधुनिक उपकरण है, विद्युत उपकरण है, गैजेट्स हैं, उनका इस्तेमाल करता है, जो अपनी जीवन शैली में बहुत तेज़ी से परिवर्तन ला रहे हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे परिवर्तन हैं, ये शक्ति संसाधन और जो ऊर्जा है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो ऊर्जा संसाधन है उनको दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वो है जिनका उपयोग लंबे समय से सामान्य उपयोग हम करते आए हैं, यानी जिनका उपयोग पुराने समय से हम करते आए हैं, वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और जैसे ईंधन का उपयोग हम करते आए हैं, कोयले का उपयोग हम करते आए हैं, ये सारे जो हैं वो आ जाएंगे आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। इसके अलावा जो गैर परंपरागत जल स्रोत हैं, गैर परंपरागत जल स्रोत में जिनका उपयोग हम परंपरागत रूप से नहीं कर रहे हैं और जिनका उपयोग हाल ही में वर्तमान में हमने करना शुरू किया है या आने वाले समय में हम जिनका उपयोग करेंगे, वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सारे जो हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। अब इनको एक एक को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोयला। कोयला जो है वो बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन में, उद्योगों में, लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, यानी जो विद्युत कोयले से प्राप्त होती है उसको तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना हुआ है, यानी अवसादी शिलाओं के बीच में दबने के कारण, बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं और पृथ्वी के ऊपरी दबाव के कारण बना है। आगे नेक्स्ट इसके वितरण में देखते हैं कि विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र में रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड में ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ कोयला उत्पादन किया जाता है। दूसरा बिंदु आता है पेट्रोलियम। पेट्रोल वही है जिससे अपनी कार चलती है, तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है और ये शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसके उपरांत इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है, यानी जो इसमें जो अशुद्धियाँ होती है वो इसको प्योरीफाई किया जाता है, यहाँ पर शुद्ध किया जाता है और इसे अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद बनते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक आदि तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। काला सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान होने की वजह से इसको काला सोना कहा जाता है और ये मुख्य रूप से इसके उत्पादक जो देश है वो है ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर आदि इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। अन्य उत्पादक देशों में यूएसए हैं, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया आदि है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ये मुख्य रूप से असम में जो डिगबोई क्षेत्र है असम का, वो मुंबई में बॉम्बे हाई क्षेत्र, कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो डेल्टा वाले क्षेत्र है वहाँ पर पेट्रोलियम जो है उसका उत्पादन किया जाता है। अगला बिंदु आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में देखिए पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही ये पाई जाती है और इसे अपरिष्कृत तेल को धरातल पर जब लाया जाता है और उस समय जो गैस है वो भी निर्मुक्त होती है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड आदि प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक है। भारत में जो जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला क्षेत्र है, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ तटीय क्षेत्र हैं, ये प्राकृतिक गैस संसाधन है।
विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार है। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है, क्योंकि मानव जो है उसका जो लालची स्वभाव है उसकी वजह से उसने इसका उपयोग इस तरह से किया है कि ये समाप्त होने के कगार पर आ गई है, या फिर इनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि मांग बढ़ने के साथ साथ इसका उत्पादन उतना नहीं बढ़ पा रहा है, या वो अब पृथ्वी में आने वाले समय में समाप्त ये हो जाएंगे, हो सकते हैं। अगला बिंदु आता है प्राकृतिक गैस के बाद में जल विद्युत में देखते हैं, बांधों में वर्षा का जल नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और जल विद्युत कहलाती है, यानी इससे बनने वाली जो बिजली वो जल विद्युत कहलाती है। जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, ये बहुत सारा जल भंडार है ये, और ये जल भंडार है, और यहाँ पर ये एक टरबाइन लगी हुई है और ये जो जल है वो ऊपर से गिरता है, इस टरबाइन पर गिरता है, ये पंखा चलता है और पानी आगे निकल जाता है, लेकिन यहाँ से जल विद्युत बनती है, जिसे बड़ी बड़ी बैटरियों में सेव कर लिया जाता है। मुख्य रूप से विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। अगर भारत की बात करते हैं तो भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं मुख्य रूप से ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये भारत में इसके लिए जानी जाती है। आगे देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत हमने देख लिए, कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब देखते हैं गैर परंपरागत स्रोत वो है, समझा दिया था कि जिनका उपयोग या तो हम अभी करना शुरू करें हैं या आने वाले समय में इनका उपयोग हम करेंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये नवीकरण योग्य हैं, यानी इनको वापस से पुनः जल्दी ही बनाया जा सकता है। पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है और धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। यानी जिन क्षेत्रों में सूर्य ज़्यादा देर तक दिखाई देता है और जहाँ ऊष्मा ज़्यादा मिलती है उन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं। अगला बिंदु आता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी एक असमाप्य नवीकरण योग्य संसाधन है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने के लिए, जल निकालने के लिए चिरकाल से करते आए हैं और वर्तमान समय में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है। यानी ये उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा, एक पवन चक्की का ही उदाहरण दिया हुआ है, ये सोलर जो प्लांट है उसका उदाहरण यहाँ चित्र दिया हुआ है। पवन चक्कियाँ जो है वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा काम आती है जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती है, वहाँ पर ये पवन चक्कियाँ लगाई गई है। मुख्य रूप से नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके इन देशों में ये लगाए गए हैं। अगला बिंदु आता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में देखते हैं, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। कहाँ से प्राप्त की जाती है? यूरेनियम और थोरियम के जो परमाणुओं के केंद्रक हैं वहाँ जो संग्रहित ऊर्जा है वहाँ से ये प्राप्त की जाती है। क्या? परमाणु ऊर्जा। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। यानी दोनों महाद्वीपों को याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कौन से महाद्वीप है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप महाद्वीप है। ये देश है यूएसए और जो यूरोप है वो महाद्वीप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में याद रखना आपको कि कौन कौन से, झारखंड और राजस्थान यूरेनियम के यहाँ विशाल भंडार पाए जाते हैं। और थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट जो बालू है वहाँ पर पाई जाती है। यूरेनियम हो गया राजस्थान और झारखंड में, और थोरियम जो है वो केरल में जो मोनोजाइट बालू पाई जाती है वहाँ पर ये
मिलती है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में, तो भारत में तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्र है? एक तो कलपक्कम है, महाराष्ट्र का है तारापुर, और राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर है, उत्तर प्रदेश में नरोरा क्षेत्र है, और कर्नाटक में केगा क्षेत्र है। यानी आपको याद रखने हैं नाम। तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्र है? कलपक्कम। महाराष्ट्र में कौन सा क्षेत्र है? तारापुर। किसके क्षेत्र है ये? परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र कहाँ? भारत में। और राजस्थान में कौन सा है? कोटा में राणा प्रताप सागर है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोरा। और कर्नाटक में कौन सा है? केगा। ये सारे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र भारत के हैं। और परमाणु जो ऊर्जा है उसके लिए हमने दो चीज़ें पढ़ी, यूरेनियम और थोरियम। अब भारत में यूरेनियम और थोरियम कहाँ पाई जाती है? हमने पढ़ लिया। राजस्थान और झारखंड में तो क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है। और थोरियम के लिए हमने पढ़ा कि जो केरल है उसमें जो मोनोजाइट बालू है, उस मोनोजाइट बालू में ये पाई जाती है। आगे देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा में देखिए, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय शब्द से स्पष्ट होता है कि भू यानी भूमि और ताप यानी उष्मा, और उससे जो प्राप्त ऊर्जा है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाता है, और ये ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का